गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, पार्ट 3, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेटिक आइडिया आए थे और उस डेमोक्रेटिक आइडिया से क्या हुआ, यूरोप में उसमें असर हुआ और उसके साथ साथ एशिया में असर हुआ। एशिया में इंडिया में जो थे नेशनलिस्ट थे, राजा राम मोहन राय, डरजी और टीपू सुल्तान, बहुत ही इससे क्या हुए थे, बहुत ही उससे अट्रैक्ट हुए थे, इन्फ्लुएंस पड़ा था वो, बहुत ही यानी अट्रैक्ट हुए थे इस चीज़ों से। ये हमने जो हमारे पार्ट 1 है ये हमने उसमें देखा था, यानी हम पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं जो हमने हमारे पार्ट 1 में देखा था। ठीक है, उसमें हम उसके बाद हमने 3 ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि जो यूरोप में है 3 ग्रुप बन गए थे कि कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। ये हमने पढ़ा था, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल थे, सबकी थिंकिंग अलग अलग थी। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो यूरोप था कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी और सोशल चेंजेस हुआ यूरोप में। ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम भी आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, वर्किंग आवर, वेजेस, ये हमने बात करी थी हमारे पुराने चैप्टर, पुराने पार्ट्स में। ठीक है, और कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, और यूरोप में क्या हुआ था, सोशलिज्म आया था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। सोशलिज्म क्या होता है कि सोशलिज्म वो होता है जो किसको सपोर्ट करे, सोशलिस्ट किसको सपोर्ट करते हैं, सोशलिज्म को। ठीक है, ऐसे लोग जो सोशलिज्म का काम करते हैं, सोशल वर्कर कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सोशलिस्ट कहलाते हैं। यानी ये चीज़ें हमने कवर करी थी, जो कि किससे हेट करते थे, किसके अगेंस्ट थे, सोशलिज्म जो लोग थे वो किस सोशलिज्म के जो लोग थे, जो सोशलिस्ट थे, वो कैसे किसको हेट करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी की। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि सम सोशलिस्ट थे कि उनकी थिंकिंग अलग थी। ठीक है, उसके हमने रॉबर्ट ओवन देखा था, लुइस ब्लैंक देखा था, कार्ल मार्क्स देखा था और फ्रेडरिक एंजल देखे थे। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था रॉबर्ट ओवन क्या था, जिसमें सोशलिज्म की बात करते थे पर वो गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करते थे। यानी फ्रेंच इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था, तो वो ये बोलते थे कि लोगों का कॉपरेशन होना चाहिए और लोग सब मिलके करना चाहिए और जो भी प्रॉफिट आया वो डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ओवन ने बोला था। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट की बात नहीं करती, पर लुइस ब्लैंक ने गवर्नमेंट की बात करती है कि अगर हम क्या है, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उसमें किसको इन्वॉल्व करें, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें। फिर हमने किसका देखा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल, ये दोनों फ्रेंड थे जिनकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी, थे तो जर्मनी के, पर बेसिकली ये लोग इनकी मीटिंग का मिले कहाँ थे, ये पे इंग्लैंड में मिले थे। ठीक है, तो ये भी सोशलिज्म की बात करते थे। ठीक है, और आपको मालूम है कार्ल मार्क्स ने बाद में जाकर क्या करा, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई, ये हमने ये देख लिया था। और फिर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म को सपोर्ट करा और सोशलिस्ट के आइडिया स्प्रेड हुए और उन्होंने क्या बनाई, वर्ल्ड लेवल में एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। तो ये सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, कहाँ कहाँ, जर्मनी में बनी, इंग्लैंड में बनी, फ्रांस में बनी। जर्मनी में जो थी जिसका नाम था एसपीडी, इंग्लैंड में जो थी उसका नाम क्या था, लेबर पार्टी, और फ्रांस में कौन सी थी, सोशलिस्ट पार्टी। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट पार्ट में देखा था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि 1914 तक सोशलिस्ट कभी सक्सेस नहीं हुए फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप, बट उनके आइडिया जो थे, यानी जो उनके आइडियाज़ थे, जो भी वो वहाँ पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज में या कुछ भी है, उनके आइडिया कानून बनाने में हेल्प कर देते अंडर द कंजर्वेटिव। यानी 1914 तक किसने रन करा गवर्नमेंट को यूरोप में, कंजर्वेटिव्स ने करा, लिबरल ने करा और रेडिकल ने करा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पार्ट 3 का जो टॉपिक है। ये हमने जो रिवाइज करा था पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवाइज हम कर चुके थे। अब हम पार्ट 3 का देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा किस हिसाब से है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन। पहले हमने ग्राउंड लेवल की चीज़ें पढ़ ली, यूरोप में क्या था, पहले हमने ग्राउंड लेवल यूरोप में क्या था और ये आइडिया कैसे स्प्रेड हुए यूरोप में। फिर अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे रशियन रेवोल्यूशन में, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लगे या कुछ ज़्यादा लगे तो आप यूट्यूब पे सेटिंग पे जाकर इसको स्लो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, हमारा टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रशिया क्या हुआ था, रशिया में फॉल ऑफ मोनार्की फरवरी 1917 में हुई। यानी रशिया में जो फॉल ऑफ मोनार्की है, जो मोनार्की है, राजा का जो सिस्टम है, वो कब फॉल हो गया, कब हट गया, रिमूव हो गया, 1917 में। और 1917 से पहले पहले क्या चलता था, अगर बात करें, रशिया क्या था, पहले मोनार्क सिस्टम था। यानी यहाँ पे जो रशिया था, जैसे आज का जो रशिया है, आज का तो फिर भी थोड़ा छोटा हो गया, पहले बहुत दूर दूर तक एम्पायर था, पर वर्ल्ड लेवल में जो आज की बात करें, वर्ल्ड लेवल में सबसे बड़ी कंट्री रशिया है एरिया वाइज में।
ठीक है। तो जो रशिया था अंडर मोनार्क, अगर बात करें मोनार्क मतलब होता है राजा, यानी रशिया पहले टाइम में बहुत पुराने समय में मोनार्क था, यानी यहाँ पे रूल किसका चलता था, किंग का चलता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोशलिस्ट टुक ओवर गवर्नमेंट इन रशिया। ठीक है, जब 1917 में क्या हुआ, मोनार्क फॉल हुआ, तो वहाँ पे रशिया में किसने रूल कर लिया, गवर्नमेंट, रशिया में गवर्नमेंट चलाने लगे। ठीक है, जैसे कि कंजर्वेटिव होगा, लिबरल होगा, या ऐसे कुछ लोग रूल करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट में उसी समय 1917 में गवर्नमेंट के ऊपर किसने टुक ओवर कर लिया, टुक ओवर मतलब उसके ऊपर उसको ओवरथ्रोन करना। ठीक है, टुक ओवर मतलब उसको ओवरथ्रोन करके वो किसने रूल करना स्टार्ट कर दिया, सोशलिस्ट ने। ठीक है, और कैसे रूल करा, ये ये अक्टूबर रेवोल्यूशन से आप समझेंगे। ये हम अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या था, ये हम आगे आने वाले जो हमारे पार्ट हैं जो बनाएंगे, आगे नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें आप समझोगे। बस आप इतना याद रख लेना कि फॉल ऑफ मोनार्की 1917 में हुआ था। 1917 के बाद किसने किसने रूल करा, गवर्नमेंट ने रूल करा, लिबरल कंजर्वेटिव ऐसे हो सकते हैं। फिर उसके बाद 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद किसने टुक ओवर कर लिया, सोशलिस्ट ने टुक ओवर कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, हाउ डिड ऑल दिस हैपन। अब ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा ना आगे। अब ये हाउ डिड ऑल दिस हैपन, ये कैसे हुआ, तो मैं आपको स्टोरी फॉर्म में एकदम सीक्वेंस वे में ये बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, और अब हम और भी देखेंगे आगे, व्हाट वर दी सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया। हम ये भी देखेंगे कि क्या वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन कैसी थी, व्हाट वर दी सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन रशिया। ठीक है, या फिर आपको बोल सकते हैं कॉसेस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, कारण बताइए कि वहाँ की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन का कारण क्या था, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे, आप सेटिंग पे जाके अच्छे से इसको स्लो फास्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को जरूर रीड करिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और मेरे नोट्स को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, और अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रशियन एम्पायर, द रशियन एम्पायर इन दी 1914। ठीक है, ये तो हमने एक ग्राउंड लेवल के बेसिक चीज़ की बात कर ली, और फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या था ये, अगर हम बात करें अक्टूबर रेवोल्यूशन कब हुआ था, और फरवरी क्या था 1917, ये हम बात करेंगे। ठीक है, ये आगे के वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, रशियन एम्पायर इन 1914, द रशियन एम्पायर इन 1914। अब 1914 की बात कर रहे हैं, 1914 तक क्या था रशियन एम्पायर में। ठीक है, 1914 तक, ठीक है, तो एम्परर, अगर बात करें 1914 से पहले पहले जो एम्परर था, जो रूल करता था रशिया के ऊपर, उसका नाम क्या था, ज़ार निकोलस सेकंड। अगर बात करें वो रूल करता, क्या नाम था जो एम्परर 1914 तक जिसने रूल करा, ज़ार निकोलस सेकंड। अगर रशिया का राजा था, कौन था, ज़ार निकोलस सेकंड। आप याद रखना बेटा, भूलना मत, लिखने को बहुत आएगा। हु वाज द रूलर ऑफ रशियन एम्पायर, तो ज़ार निकोलस सेकंड, स्पेलिंग सही लिखना, कहीं तो आपकी सोशल साइंस वाली जो टीचर है मार्क्स काट लेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो रशिया, अब हम किसके बारे में देखें, रशिया और एंड इट्स एम्पायर। रशिया तो है ही, आज भी रशिया है। ठीक है, और जो ये ग्रुप थे, इसको क्या बोलते थे, यूएसएसआर। और 1991 1992 में ये ग्रुप धीरे धीरे बढ़ते गए, और आज एक रशिया बन गया। ठीक है, और जब ग्रुप में था ये तो यूएसएसआर बोलते थे, अब यूएसएसआर हट के सीधा क्या बन गया, रशिया। तो हम रशिया और उसके एम्पायर, या उसके एम्पायर की बात कर रहे हैं, जो रशिया है और उसके एम्पायर की बात कर रहे हैं, यानी रशिया कहाँ तक स्प्रेड था। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्या करना, आपके घर में पॉलिटिकल मैप होगा। ठीक है, घर में नहीं होगा तो गूगल पे देखिएगा, ये सर्च करिएगा ये कौन सा कंट्री कहाँ पर है, क्या है। आप तो ये स्प्लिट होगा, पर पहले ये रशियन और उसका एम्पायर कहाँ तक स्प्रेड था। जैसे कि हमारा अशोका, इंडिया का जो आपने अशोका देखा होगा, जो अशोक द ग्रेट एम्परर, ठीक है ना, जो अशोक के 3 लोगों के नाम में ग्रेट लगता है, द ग्रेट अशोक, द ग्रेट अकबर, और तीसरे नहीं बताएंगे, वो टॉप सीक्रेट है, वो आपको क्लास में बताएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट डे। ठीक है, प्रेजेंट डे में क्या है, रशिया में प्रेजेंट डे में कौन कौन सी चीज़ है। रशिया तो है ही, उसके साथ साथ अगर बात करें प्रेजेंट डे, रशिया तो है ही, पर उसके साथ साथ कौन कौन से एम्पायर आते थे, ठीक है, वो देखते हैं। फिनलैंड आता था, लताविया आता था, लिथुआनिया आता था, एस्टोनिया आता था, पार्ट ऑफ पोलैंड आता था, यूक्रेन आता था, बेलारूस आता था, जॉर्जिया आता था, आर्मेनिया आता था, अजरबैजान,
ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रियाँ आती थी इसमें, पहले टाइम में कौन कौन से एम्पायर आते थे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी, कौन कौन सी कंट्रियाँ जुड़ी थी या एम्पायर जुड़े थे, रशिया और उसके एम्पायर में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी थी, कंट्रियाँ जुड़ी थी, ये आती थी। पर जो आज अगर आज आप मैप देखें तो ये कंट्रियाँ सब अलग अलग बन चुकी हैं, ठीक है ना। पर ये पहले क्या है, रशियन एम्पायर के अंडर में आती थी। रशियन एम्पायर बोले तो जार निकोलस सेकंड में, ठीक है। अब ये अजरबैजान को बजरंगी भाईजान मत पढ़ने लगना, अजरबैजान है, ठीक है ना, भाईजान नहीं है, भाईजान पढ़ लो बच्चों वरना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन, अगर बात करें रशियन एम्पायर में जो थी, ठीक है, रशियन एम्पायर में जो रिलीजन था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। क्या था बेटा, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। और उसके एम्पायर में और भी चीज़ें इंक्लूड थी, जैसे कि इंडिया है। इंडिया में अगर बात करें, पहले इंडिया बहुत दूर दूर तक फैला था, कि कहीं कहीं मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी, कहीं बहुत हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा थी। यानी इंडिया अगर बात करें, इंडिया पुरानी हिस्ट्री में चले जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अगर बात करें और भी जगह आगे फैला, इंडोनेशिया, ये सब जगह इंडिया का रूल था। तो ऐसी जो रशिया था, रशिया में क्रिश्चियनिटी थी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, और इसके साथ साथ और अदर रिलीजन थे। यानी आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियन भी है वो भी, उनके भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। एक प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथोलिक होते हैं, ठीक है ना। कैथोलिक अपने आप को सबसे अच्छी क्वालिटी का मानते हैं, जो कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं वो अपने आप को टॉप पे मानते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हिंदुओं में भी होते हैं कि वो एक ब्राह्मण हो गए, ठीक है ना, वो बोलते हैं हम ये वाले ब्राह्मण हैं, हमारा ब्राह्मण टॉप लेवल पे। ऐसी मुस्लिम है, मुस्लिम में भी बोलते हैं सिया और सुन्नी, ठीक है ना। तो ऐसी जो मेजोरिटी थी रशियन में, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। और इसके साथ साथ कौन थे भाई, प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी बोले तो कैथोलिक, और उसके साथ साथ कौन थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट थे। ये रशियन एम्पायर में ये भी जो कम्युनिटीज़ के जो लोग थे, रिलीजन के लोग थे, ये भी थे, ठीक है। पर मेजोरिटी क्या थे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी बोले तो क्रिश्चियन, ठीक है। क्रिश्चियन में बहुत प्रकार के क्रिश्चियन है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। रशियन एम्पायर, जो रशियन इकोनॉमी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप बुक देखेंगे, एनसीईआरटी देखेंगे, आपको इकोनॉमी एंड सोसाइटी मिलेगा। क्या मिलेगा, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मिलेगा। तो हम इसको स्प्लिट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्यों, क्या और अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने इकोनॉमी और सोसाइटी को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, जिसको सोसाइटी को हम आगे देखेंगे। अब इकोनॉमी मतलब क्या होता है भाई, अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, जब प्रोजेक्ट वहाँ पे चलेंगे, ठीक है, या फिर उनकी कोई ऑक्यूपेशन होगा जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होती होगी, या कुछ एक्टिविटीज़ करते होंगे जिससे पैसा आता होगा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो रशियन इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है ना, वहाँ पे लोग क्या करते थे, काय में एंगेज रहते थे, तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती थी, ठीक है। चलिए देखते हैं रशियन इकोनॉमी, ठीक है। तो रशियन इकोनॉमी में हम आते हैं। इट वॉज मेनली एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम पीछे जाए, एम्पायर में जाए, रशियन एम्पायर में पुराने टाइम में जाए, तो जो रशिया था, ठीक है, अगर बात करें इसके 1890 से पहले की बात करें, या 1905 तक बात करें, या 1914 से पहले की बात करें, तो जो यहाँ पर जो रशिया था, जनरली क्या था कि यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी। यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे। जब खेती बाड़ी करते थे तो उससे क्या आता था, उनकी पॉपुलेशन उसी से सर्वाइव होती थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ रशियन एम्पायर, तो उनका ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर था। तो यहाँ पे 85% पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी यहाँ पर 85% जो पॉपुलेशन थी, 85%, यानी परसेंटेज मत पढ़ना, परसेंट पढ़ना, शॉर्टली लिखा, 85% पॉपुलेशन काय में थी एंगेज, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो यहाँ पर अब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे लोग इन्वॉल्व। चलिए आगे देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 85% था, क्योंकि यहाँ पे रशिया में क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ नहीं था। अगर रशिया के अदर पार्ट के अगर यूरोप के अलग अलग भाग में देखें तो रशिया में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं होता, इंडस्ट्रीज थी पर कम थी। अगर यूरोप के अलग अलग भाग में देखें तो यूरोप में अलग अलग भाग में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेक्टर थे ज़्यादा कहाँ था, इंग्लैंड में था, ठीक है, इसके बाद जर्मनी में था, फ्रांस में था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा था, पर रशिया में क्या इंडस्ट्रीज कम थी। यहाँ के जो लोग थे जनरली क्या एज अ फार्मर काम करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ज़्यादा काम करते थे। ये था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी पर कम थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो कल्टीवेटर थे, कल्टीवेटर बोलते हो किसान, खेती करने वाले लोग होते थे, प्रोड्यूस फॉर दी मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। अब क्या था, अब आपको मालूम जो किसान है, कल्टीवेटर है, वो ऐसा थोड़ी कि खेती बाड़ी कर रहे हैं और वो क्या हो, कुंभकर्ण हो, अकेला पूरा खा जाते हो पूरा रशिया का,
रशिया का जो भी ग्रेन वगैरह हुए, तो जो कल्टीवेटर थे प्रोड्यूस करते थे मार्केट के लिए और एज वेल एज खुद की नीड्स के लिए, यानी खुद के घर के लिए भी रखते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, तो आगे देखते हैं। इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन पॉकेट। अब इंडस्ट्रीज यहां पे जो रशिया थी यहां पे फाउंड होती थी पॉकेट में। पॉकेट मतलब अब बच्चा समझेगा अरे जेब में इंडस्ट्रीज कैसे आ गई, ठीक है ना, कि जेब में से इंडस्ट्रीज को निकाल रहा है, अरे पॉकेट में इंडस्ट्रीज। तो ये थोड़ा सेंटेंस इंग्लिश में ऐसा बनाया गया ताकि बच्चे लोग अच्छा लगे, ठीक है ना। पर बच्चों पॉकेट मतलब वो जेब नहीं होती जो हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। पॉकेट मतलब यहाँ पे क्या है, पॉकेट मतलब बहुत कम। तो इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन रशिया में क्या थी, बहुत कम थी, ठीक है ना। तो कहाँ थी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज, कहाँ थी? जो पीटर्सबर्ग थे, मॉस्को थे, जो आज कैपिटल है रशिया की। कैपिटल क्या है भाई? मॉस्को है। तो पीटर्सबर्ग और मॉस्को वर द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया। जो पीटर्सबर्ग और मॉस्को क्या था, मेजर इंडस्ट्रियल एरिया थे, ठीक है, और अदर्स जगह में नहीं थी, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, वो अगर पूछा जाए कि अगर बोला जाए कि मोस्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर इन रशिया, विच प्लेस इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन रशिया, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये दोनों नाम जरूर लिखिएगा, पीटर्सबर्ग और मॉस्को। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज कैरिड बाय क्राफ्ट्स पर्सन। पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन करते थे वो किसके थ्रू होता था? क्राफ्ट्स पर्सन, जो हाथ से बनाने वाले जो लोग होते हैं, कारीगर टाइप के लोग होते हैं, वो लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम ये देख रहे हैं कि 1890s, ठीक है। तो 1890s में हम 1890s पे जा रहे हैं, हम पुराने समय में जा रहे हैं 1890s पे। तो हम यहीं पे बात कर रहे हैं कि 1914 से पहले घटना क्या हुई थी। 1914 में क्या पहले क्या था? रशियन एम्पायर था। कहाँ तक फैला हुआ था वो भी हमने देखा है। वहां पे क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्स चलता था, हमने ये देखा था, यानी मेजोरिटी क्या थी? क्रिश्चियनिटी की थी, और अदर्स रिलीजियन भी थे। पर रशिया में बेसिकली जहाँ पे रशिया का एम्पायर था वहाँ पे मेजोरिटी इनकी थी, क्रिश्चियन की, पर और भी कम्युनिटीज थी, ठीक है। ये हमने ये भी देखा। फिर हम अपने यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी में हमने ये देखा कि यहाँ पे लोग क्या करते थे? खेतीबाड़ी करते थे, पर यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो पॉकेट में थी। पीटर्सबर्ग और मॉस्को में क्या थी? इंडस्ट्रीज थी सिर्फ ज़्यादा, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूरोप में इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से रहे हैं, अगर बात करें कौन कौन सी कंट्री थी? इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, यहाँ इंग्लैंड, फ्रांस, और कहाँ पर रहा था? ठीक है, जर्मनी। यहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा थी, ऐसा नहीं कि रशिया में नहीं थी, रशिया में थी पर कम जगह पे थी, ठीक है। अब 1890s के दौरान क्या हुआ? रेलवे एक्सपेंशन हुआ, यानी रेलवे एक्सपेंड हुआ। जब आपको मालूम है, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ता है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है, और जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुए तो इंडस्ट्रियल रीजन भी आने लगेंगे, लोग क्या इन्वेस्ट करने लगेंगे मनी। जैसे इंडिया में आज की डेट पे अगर देखा जाए कि ट्रेन सर्विसेज है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बेहतर है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं बाहर से आके कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं? इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे क्या हुआ? जब रशिया में 1890s के दौरान रेलवे एक्सपेंडेड हुए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या हुआ? रेलवे एक्सपेंड हुआ तो बाहर की जो कंपनियां हैं उन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया गया कि चलो यार कुछ यहाँ पे पैसा लगाएं तो हमें बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ से बेनिफिट तो मिलेगा, और यहाँ पे चीप लेबर भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग क्या काय में बिजी थे, ज़्यादातर खेती में बिजी थे। तो यहाँ पे क्या करने लगे? लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे, ठीक है। जब बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे तो बाहर के लोगों ने इंडस्ट्रीज भी ओपन करने लगे यहाँ पर, क्योंकि बेनिफिट देख रहे थे कि यहाँ पे तो अभी एग्रीकल्चर है, अब यहाँ पे अगर क्या करें, अगर इंडस्ट्रीज अगर खोल ली जाए तो अपन को बेनिफिट होगा, ठीक है। पर आपको मालूम है जब ट्रेन चलने लगती, रेल सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है, तो कोल प्रोडक्शन लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो कोल प्रोडक्शन क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज हो गया, डबल हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या हो गई थी? बढ़ गई थी यहाँ पर। तो अगर बात करें जो कोल प्रोडक्शन डबल हो गया था, क्या हो गया था यहाँ पे? कोल प्रोडक्शन क्या हुआ था? डबल हो गया था। जब कोल प्रोडक्शन डबल हो गया तो आयरन एंड स्टील आउटपुट क्या हो गया? क्वाड्रप्लेड हो गया। क्वाड्रप्लेड मतलब क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने ये देखा कि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ गया, रेल सर्विस आ गई, 1890s में यहाँ पे एक्सपेंड हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा इंप्रूव होने लगा, कोल प्रोडक्शन क्या हो गई? डबल होने लगी, आयरन एंड स्टील आउटपुट क्या हो गया? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्वाड्रप्लेड हो गया, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी वो किस तरीके से बेनिफिट, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, वो कैसे बेनिफिट अपना बनाते थे, ठीक है, और वर्कर की जो हालत थी रशिया में वो कैसी थी, वो हम आने वाले जो वीडियो हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे,
ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वाला जो एरिया है या इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं या इकोनॉमी है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो आने वाले पार्ट हैं उनमें हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो और ग्राउंड लेवल भी देखेंगे कि भाई यूरोप में क्या था, यूरोप में क्या हुआ था कि यूरोप में ये था कि सोशल, यूरोप में क्या हुआ, आइडियाज़ आए, आइडियाज़ में जब आए डिफरेंट आइडिया, डेमोक्रेटिक आइडिया है, तो उसके कारण क्या बन गया, यूरोप में सोशलिज्म वाली जो चीज़ें थी, और सोशलिज्म का जो चीज़ें हैं वो उसकी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट वाली जो चीज़ें हुई ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हुई, रशिया में, क्योंकि रशिया को वो ग्राउंड मिल गया था। रशिया में वो जो स्थिति थी वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट करा और फिर क्या कर दिया उन्होंने, सोशलिज्म वाली पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।